हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों को स्वागत और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछले लेक्चर में हमने कृषि पढ़ ली थी। उसके बाद जो लेक्चर लिया उसमें हम लोगों ने एमएसएमई के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है अधोसंरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो इसी टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है अधोसंरचना। ठीक है, मध्य प्रदेश की अधोसंरचना आज हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते क्या है। सबसे पहले अधोसंरचना में क्या देखेंगे? रेल नेटवर्क। ठीक है। प्रदेश में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है? 5150 किलोमीटर। याद रखना बनूंगा, प्रदेश में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई है 5150 किलोमीटर है। प्रदेश देश में 5वां सबसे बड़ा रेल नेटवर्क का निर्माण करता है। कौन सा? 5वां सबसे बड़ा रेल नेटवर्क का निर्माण करता है कौन? प्रदेश देश में। ठीक है। प्रदेश में 100% रेल लाइनों को विद्युतीकरण हुआ है। कितना? 100% रेल लाइनों को मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण किया गया है। मतलब ये है कि अपने यहाँ जो है 100% बिजली से ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पहले कोयला से चलती थी, वर्तमान में क्या है, बिजली से चलाई जा रही है। 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है। कितने? याद रखना है, 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है। कहीं पूछा जा सकता है कि जो अमृत स्टेशन योजना चलाई जा रही है उसके तहत मध्य प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशनों को जोड़ा गया है, पुनर्विकसित किया जा रहा है? तो याद रखना है अपन को 80। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। श्रेणी राज्य, अपन को श्रेणी में पढ़ते। पहले में उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है रेलवे नेटवर्क में। दूसरे नंबर पर राजस्थान है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। चौथे पे गुजरात है। 5वें पे आ गया अपन मध्य प्रदेश है। कहीं ऐसा पूछा है कि मध्य प्रदेश 5वां है, उससे ऊपर कौन कौन से राज्य हैं? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश पहले पे, राजस्थान दूसरे पे, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे गुजरात। मध्य प्रदेश में रेल परिवहन का इतिहास पहले अपन ये समझते हैं कि जो मध्य प्रदेश में रेलवे प्रारंभ कब से हुआ, इसका इतिहास क्या रहा है। मध्य प्रदेश में रेल सेवा की शुरुआत वो कब से मानी जाती? ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय, ब्रिटिशकालीन शासन चल रहा था अपन, तो उस समय 1867 से मानी जाती है। 1867 में ये भारत के विकास के लिए नहीं थी, एक तरह से उन्होंने उनके खुद के विकास के लिए थी। उनका मानना था कि हम यहाँ रेल नेटवर्क स्टार्ट करेंगे, रेलवे चलाएंगे, जिससे क्या होगा, जो कच्चे माल की आपूर्ति जहाँ से स्रोत है इनका, मतलब यहाँ से उद्गमित किया है, खनिजों को उद्भवन किया जा रहा है, तो उनका जो उत्खनन कर रहे वो वहाँ से कहाँ उद्योग तक पहुँचा जाएगा। तो एक तो इनका ये पर्पज था, एक ये पर्पज था यहाँ से जो अपने यहाँ क्या होता है, जो कपास वगैरह सूती वस्त्रों को जो कच्चे माल था, पहले अपने हथकरघा चलाया, उनको ना खत्म करना था। अपने यहाँ से जो कच्चे माल था, अपने यहाँ का जो कच्चा माल था, उसको क्या है जल्दी से जल्दी कहाँ बेटे में पहुँचाना था, क्योंकि उस समय वहाँ औद्योगिक क्रांति चल रही थी, हो चुकी थी, इस कारण उद्योगों पनप चुके थे। तो अपने यहाँ के जो कच्चे माल है वहाँ जाते थे और वापस बनकर भी वापस कहाँ एमपी में या भारत में आते थे। तो इसलिए मध्य प्रदेश में उन्होंने रेल सेवा की शुरुआत करी थी। कब से करी थी? याद रखना, 1867 से माने। वैसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा मध्य प्रदेश रेल सेवा की शुरुआत कब से? 1867। ये तो मैंने जो कहानी बताई वो हिस्ट्री है इसकी। इनका जो मेन मोटिव था वो यही था। जब प्रदेश में इलाहाबाद से जबलपुर तक पहली रेल मार्ग बनाया गया था, कहाँ से? याद रखना, वो इलाहाबाद से जबलपुर तो पहला रेल मार्ग बनाया गया था। इस रेल मार्ग की सहायता से ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, इस रेल मार्ग की सहायता से ईस्ट इंडिया रेलगाड़ी जबलपुर पहुंची थी, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जो चलाई थी ईस्ट इंडिया रेलगाड़ी के नाम से जबलपुर पहुंची थी। मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर में स्थित है। याद रखना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जो 17-18 जोन है, 18 जोन है भारत में, उनमें से एक जोन का है मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है। कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे। अपने यहाँ स्टार्ट कब से हो गया था, इसका कारोबार चालू हो गया था 2003 से। एक इसका जो कारोबार कब से हो गया था, अपने यहाँ चालू हो गया था 2003 से। ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। याद रखना कब से कारोबार स्टार्ट कर दिया था इसने, उन 2000 से स्थापित किया गया था 1998 में। कारोबार कब से? 2003 से।
मध्य प्रदेश में रेल आयोग का जो मुख्यालय वो कहाँ है? भोपाल में। याद रखना है अपने को, ये पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में रेल आयोग जो बना हुआ कहाँ मुख्यालय कहाँ है? उसका भोपाल में मुख्यालय बना हुआ है। ठीक है, इसके 3 डेटा ये हैं। एक तो 868 से मानी जाती है इसकी शुरुआत, कहाँ से? इलाहाबाद से जबलपुर तक पहली रेल मार्ग बनाया गया था। कब स्टार्ट की थी? ईस्ट इंडिया रेलगाड़ी, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया, उसने रेलगाड़ी स्टार्ट की थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? ईस्ट इंडिया रेलगाड़ी जबलपुर पहुंची थी पहली। कहाँ से? याद रखना, इलाहाबाद से जबलपुर चालू की गई। ये पूछा जा सकता है कि प्रदेश में जो रेलगाड़ी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इलाहाबाद से जबलपुर तक पहली रेल मार्ग बनाया गया था। मध्य प्रदेश में रेलवे क्षेत्र, प्रदेश में 5 रेलवे क्षेत्र हैं। कौन कौन से? मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र। मध्य रेलवे क्षेत्र खंडवा संभागीय मुख्यालय। कहाँ मध्य रेलवे क्षेत्र? कहाँ? खंडवा में संभागीय मुख्यालय। पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र जबलपुर एवं भोपाल। ये कहाँ है? जबलपुर एवं भोपाल। कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे। याद रखना है। जो रतलाम में कौन सा? पश्चिम रेलवे क्षेत्र पूछा जाएगा। पश्चिम रेलवे क्षेत्र का जो क्षेत्र है, कौन से जिला में रेलवे जोन विकसित किया गया है, उसकी तरह रेल चलाई जाती है, तो ये रतलाम में कौन सा? पश्चिम। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र कहाँ पे? अनूपपुर में। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र है ग्वालियर एवं झांसी। याद रखना है, उत्तर मध्य रेलवे। पहले मध्य रेलवे पूछा जाए तो कहाँ है? खंडवा में। और जो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। पूछा जा सकता है, इस टीम पूछ सकते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे जो उनका मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम का गुजरात में है। ठीक है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र कौन सा है? सॉरी, पश्चिम, एक मिनट। पश्चिमी मध्य रेलवे क्षेत्र, पश्चिमी जो मध्य रेलवे क्षेत्र जो आता है वो अपने गोवा के आसपास पड़ता है। और जो रेलवे पश्चिमी रेलवे क्षेत्र ये है गुजरात में। याद रखना, गुजरात में कौन सा? पश्चिमी रेलवे क्षेत्र है। जैसे उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र, तो ये कहाँ है? दिल्ली में। उत्तर मध्य क्षेत्र रेलवे क्षेत्र वो कहाँ है? दिल्ली में। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र जो आता है, जो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। एक बार और चेक कर लूंगा मैं। ठीक है, तो अपन को तो इतना याद रखना है। ये तो कहीं पूछा जाए तो पूछा जाए, नहीं तो ये पूछेंगे कि मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं तो खंडवा में कौन सा मध्य रेलवे क्षेत्र है? जबलपुर या भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र वो कहाँ है? रतलाम में है। और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र है अनूपपुर में। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र है ग्वालियर झांसी। कौन सा आता है? कौन सा? ये पूछा जा सकता है कि ये वाला जो खंडवा जिला किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेट्रो, मध्य प्रदेश के 2 जिलों में मेट्रो रेल विकास परियोजना संचालित है। कौन कौन से? याद रखना चाहिए अपना, एक तो इंदौर है, दूसरा भोपाल है। राज्य में मेट्रो रेल परियोजना को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। याद रखना कौन सा? मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। इसके अंतर्गत अपने यहाँ जो मेट्रो रेल विकसित की जा रही है इंदौर भोपाल में। MP MRCL केंद्र और राज्य शासन के बीच 50-50 का संयुक्त उद्यम लगाया गया। ठीक है, कौन सा? 50-50, 50-50% सहयोग है दोनों का। MP MRCL केंद्र और राज्य, MP जो केंद्र का और राज्य का, इन दोनों में कितना? 50-50% वित्तीय पोषित करवाएंगे और सहयोग करेंगे। 19 अगस्त 2019 को राज्य शासन ने भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल सिस्टम के लिए केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 19 अगस्त 2019 में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल सिस्टम के लिए। इन दोनों शहरों में मेट्रो रेल पर राशि 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी और इसकी संयुक्त लंबाई लगभग 62.41 किलोमीटर होगी। इन दोनों शहरों में मेट्रो रेल पर राशि कितनी? 14,000 करोड़ से अधिक की लागत आएगी और इसकी संयुक्त लंबाई लगभग 62.41 किलोमीटर होगी। इंदौर मेट्रो 31.55 किलोमीटर कितनी है? अपने याद रखना है कि इंदौर की जो मेट्रो चलाई जा रही है वो कितनी है? 31.55 किलोमीटर है। भोपाल मेट्रो कितनी है? 30.95
किलोमीटर। लॉजिस्टिक अधिसंरचना, राज्य में 6 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो हैं। एक ही है, कितने 6 कंटेनर डिपो हैं आईसीडी जो निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी आईसीडी मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से को अपनी सेवा जैसे ग्राहक हितैषी, शिपिंग बिल, आकलन और स्वीकृति से संबंधित अन्य सभी गतिविधियों के माध्यम से एक स्वनिहित कस्टम स्टेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ कंटेंट कस्टम स्टेशन, कौन सा स्वनिहित कस्टम स्टेशन के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रकार राज्य में निर्यात को बढ़ावा देते हैं। आईसीडी अपना जो है मालमपुर, मंडीदीप और पीथमपुर से निर्यात का हिस्सा बस 2020-21 में मध्य प्रदेश के कुल निर्यात का कितना है 18% हो गया है। अपने जो मध्य प्रदेश का कुल निर्यात किया जाता है उसमें से 18% किसका है, मालमपुर, मंडीदीप और पीथमपुर आईसीडीसी के अंतर्गत हो गया, जिसका कुल मूल्य कितना है 1163 मिलियन डॉलर, 1163 मिलियन डॉलर है। ऊर्जा क्षेत्र हो गया, प्रदेश की समेकित जो ऊर्जा क्षमता वो कितनी 28,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। अपने यहाँ डेटा कितने 28,000 मेगावाट से 2023 का जो डेटा है याद रखना। तो अभी पूछिए यार, अभी तो इतना ही, 2024 में जब आएगा तो उसके बाद देखेंगे। ये समेकित मतलब इसमें क्या है, नवीनीकृत और गैर नवीनीकृत दोनों को शामिल किया गया। याद रखना, परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों को शामिल किया गया। परंपरागत में याद होना चाहिए कौन सा, कोयला, पेट्रोलियम, परंपरागत प्लस गैर परंपरागत को शामिल किया गया इसमें, ठीक है। दोनों को शामिल मिला के कितनी है 28,000 मेगावाट से अधिक हुई। ऊर्जा उत्पादन में कोयले का कितना है 63.3% योगदान है। सबसे ज़्यादा अपने जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है कैसे किया जाता है, कोयले से किया जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है इसमें से कोयले सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका है, किस खनिज से सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो कोयले से किया जा रहा है। याद रखना अपने कुल स्थापित क्षमता में अच्छा ऊर्जा क्षमता का हिस्सा अब कितना है 34.1% है। जो अपनी कुल स्थापित क्षमता है ऊर्जा की, अच्छे ऊर्जा वाली कितनी है 34.1% है। मध्य प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा आपूर्ति के मामले में 8वें स्थान पर है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगर नवीनीकरण की बात करें तो मध्य प्रदेश की देश में स्थिति क्या है 8वें नंबर पर, 8वें स्थान पर है। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बाद 4थे स्थान पर है। सौर ऊर्जा के बारे में अपन कौन से 4थे स्थान पर है। अपन से जो ऊपर है वो कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और राजस्थान है। मध्य प्रदेश की स्थिति पड़ रहा है 61,660 मेगावाट की क्षमता के साथ यह देश में कुल सौर क्षमता का 8.2% है। अपने यहाँ जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है वो देश की कितना है 8.2% है। प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता कितनी है 1184.9 किलोवाट है। अपने जो प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता देखी जाए तो कितनी है 1184.9 किलोवाट है। 2021-22 प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उपयोग 42.6% का कृषि क्षेत्र में किया गया है। याद रखना तो सर्वाधिक जो विद्युत उपयोग किया गया है काय में किया जा रहा है, कृषि क्षेत्र में कितना 42.6% का किया जा रहा है। इसके पश्चात घर निवास हेतु कितने 27.6% विद्युत उपभोग हो रहा है। बस 2020-21 में प्रदेश में विद्युत हानि 41.55% थी, जो बस 2021-22 में घटकर कितनी 20.32% रह गई है। जब अपनी 21-22 में प्रदेश में विद्युत हानि कितनी होती थी 41.55% थी, जो बस 2021-22 में घटकर इतनी रह गई। उस समय क्या कानून व्यवस्था थोड़ी कमजोर थी, अब बढ़ा दी गई है और लोग जागरूक भी हो गए, पढ़े लिखे भी गए। तो अब क्या इसकी जो ऊर्जा की चोरी होती थी अब वो नहीं की जाती, और जो पारिश अड़ानी होती थी अब उसमें भी कमी आई है। इसलिए अपन क्या है इसमें देख सकते हैं पहले कितनी होती थी 2020-21 में 41.55% दर्ज की गई थी, और जो कि 21-22 में कितनी की गई 20.32, मतलब आधी रह गई। याद रखना है। प्रदेश में वर्तमान में बिजली उपभोक्ता कितनी है 174.45, कितनी है बिजली उपभोक्ता कितने 174.45 लाख है, लाख में 8
नवीकरण विद्युत की अनुमानित संभाव्यता की स्रोतवार रैंकिंग देखें अपन, ठीक है। भारत में कुल ऊर्जा क्षमता मेगावाट में पवन ऊर्जा कितना है? 6,95,509, 6,95,509 मेगावाट में, याद रखना है। भारत में कुल ऊर्जा क्षमता है पवन ऊर्जा की। लघुपन बिजली की कितनी है? 21.134, और बायोमास पावर की 17,538 है, और सौर ऊर्जा की कितनी है? 7,48,990 है। ये भारत में कुल ऊर्जा क्षमता है मेगावाट में। मध्य प्रदेश की रैंकिंग देखिए तो पवन ऊर्जा में कौन सी 8वीं रैंकिंग है अपनी, और क्षमता कितनी है? 15,400 मेगावाट अभी वर्तमान इसका उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। सॉरी, मध्य प्रदेश की क्षमता है कि 15,404 मेगावाट तक उत्पादन किया जाएगा, बस इतना किया जा सकता है। वर्तमान में तो अभी और भी कम हो रहा होगा, उसका डेटा तो अभी देखेंगे, यहाँ में दिया है। स्थान याद रखना अपन कौन सी रैंक पे है? मध्य पवन ऊर्जा में 8वीं रैंक पे है। लघुपन बिजली में कौन सी रैंक है अपनी? 4थी है, और क्षमता कितनी है? 820 मेगावाट है। बायोमास पावर में अपनी रैंक कौन सी है? 2री है, और इसकी जो क्षमता है मध्य प्रदेश में कितनी है? प्रदेश में 1364 मेगावाट है। सौर ऊर्जा अब में उत्पादन में अपन कौन सा स्थान? अपना 4था स्थान है, और अपने यहाँ जो क्षमता है प्रदेश में कितनी है? 61,660, तो याद रखना अपन। नवीनीकरण ऊर्जा क्रांति, सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए कीर्तिमान, जो 2 लक्ष्य अपन देखते हैं नवीनीकरण ऊर्जा क्रांति को। 5,943 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित है। सौर ऊर्जा में कितनी? 2840 मेगावाट, पवन ऊर्जा 2844 मेगावाट, लघु जल विद्युत ऊर्जा 124 मेगावाट, बायोमास ऊर्जा कितनी? 135 मेगावाट। 112 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। कितनी? 112 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। बस 2030 तक 20,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कब? 2030 तक कितना? याद रखना, ये 20,000 मेगावाट, या बोल सकते हैं 20 गीगावाट का लक्ष्य रखा है इन्होंने 2030 तक का, मध्य प्रदेश सरकार ने, कि नवीनीकरण ऊर्जा में हम इतना पालेंगे, इतनी विद्युत ऊर्जा उत्पादन कर लेंगे, लक्ष्य पालेंगे, उन्होंने लक्ष्य रखा है। याद रखना अपन को, सौर ऊर्जा में कितना है? इतना है। पवन में कितना है? जिसमें कितना है, इसमें कितना, ये पूछा जा सकता है। पर्टिकुलर कितना है, स्थान भी पूछा जा सकता है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए कीर्तिमान, सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए कीर्तिमान कौन कौन से रखे? एशिया की सबसे बड़ी एकल साइट 750 मेगावाट की रीवा सोलर परियोजना है। एशिया की सबसे बड़ी एकल साइट कौन सी? 750 मेगावाट की रीवा सोलर परियोजना है। 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग पावर सोलर परियोजना है। 1500 मेगावाट का आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क है। सांची देश की पहली सोलर सिटी है, याद रखना। सांची जो है अपनी देश की पहली सोलर सिटी है, पूछी जा सकती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लो, इस पर पूछा जा सकता है। 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर जो फ्लोटिंग सोलर परियोजना है, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कब लगाई गई? तो ये डेट तो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कितनी बिजली का उत्पादन किया है, कितनी ऊर्जा क्षमता का उत्पादन किया जा रहा है यहाँ अभी वर्तमान में, कहाँ? फ्लोटिंग से, तो 600 पे। 1500 मेगावाट का आगा शाजापुर नीमच सोलर पार्क जो लगाए गए थे, उनसे 1500 मेगावाट का सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जल संसाधन, मध्य प्रदेश में नदियों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 3,956 किलोमीटर, याद रखना अपन को। कितनी है मध्य प्रदेश नदियों की कुल लंबाई? लगभग 3,956 किलोमीटर है, जिसमें से 553 किलोमीटर अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करती हैं। देखो, जल संसाधन में अपन नदियाँ थोड़ी ही पढ़ेंगे, जब जल नदियों का आप ज्योग्राफी में अलग से टॉपिक पढ़ोगे, वहाँ पूरा पढ़ोगे, उसके बारे में डिटेल पढ़ोगे। तो यहाँ मैं ओनली जल संसाधन के माध्यम से उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना उसमें डेटा दिया है। मध्य प्रदेश में नदियों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 3,956 किलोमीटर है, जिसमें से 553 किलोमीटर अन्य राज्यों के साथ सीमाएं साझा करती है। मध्य प्रदेश में नहर प्रणाली कुल सिंचित क्षेत्र का कितने? 17.92% है, याद रखना। मध्य जो नहर प्रणाली कुल सिंचित क्षेत्र कितने? 17.92% है, योगदान करती है अपने यहाँ। कितनी? 17.92% योगदान करती है नहर से, जो 2,766.8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कितने
जो 2766.8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में। कुएं और नलकूप 66.9% से अपने यहाँ जो सिंचाई की जाती है सबसे ज़्यादा कैसे की जाती है, कुएं और नलकूप से कितनी 66.9%, तालाबों से की जाती है अपने यहाँ कितनी 3.2%, सॉरी 3.2% की जाती है तालाबों से, अन्य से कितने की जाती 12%। अब अपने जो कुओं से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है, मंदसौर में, याद रखना अपने, कुओं से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है, मंदसौर में की जाती है। और तालाबों से सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, बालाघाट, बालाघाट की जाती है। और जो नहर से सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, होशंगाबाद और बुंदेलखंड में। होशंगाबाद, होशंगाबाद में नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। और क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र, याद रखना है अपने को दोनों क्षेत्र पूछे तो बुंदेलखंड होशंगाबाद जिला है, मंदसौर बालाघाट ये सब चीज़। वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विभाग ने बड़ी, मध्यम और छोटी जैसी विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 3,499 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता आवंटित की है। कितनी की विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 3,499 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता आवंटित की है 2022-23 में जल संसाधन विभाग ने। याद रखना में तीनों को मिला के बड़ी, छोटी और मध्यम को मिला। नहर देखें अपन नदी और लाभार्थी है। वैसे तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा इसको, एमपी की में, फिर भी एक नहर में देख सकते हैं। चंबल नहर पे, चंबल नहर जो बनी वो कहाँ, चंबल नदी पे। इससे जो लाभान्वित जिले कौन से, भिंड हो गए, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर। तवा से, तवा नदी पर है, तो ये कहाँ है, होशंगाबाद में। इससे लाभान्वित जो जिला है वो कौन सा है, होशंगाबाद है। हलाली नहर हो गई तो ये कहाँ पे, बेतवा पे बनी हुई है। इससे जो लाभान्वित जिले होंगे, जो लाभार्थी जिले हैं वो कौन सा है, विदिशा है और रायसेन है। जो बरना नहर है वो कहाँ है, बरना नदी पर है, जबलपुर के, सॉरी बरना, ये रायसेन और सीवर। कौन सी, बरना कहाँ पे है, रायसेन और सीवर में। वैनगंगा जो नहर है वो कहाँ पे, वैनगंगा नदी पर बनी हुई है। पहली तो ये वैनगंगा नहर परियोजना है। बालाघाट और भंडारा, महाराष्ट्र का जो भंडारा है वो लाभार्थी है इसके, किसके, वैनगंगा नहर से। कौन कौन से जिले लाभार्थी होते हैं, अपना मध्य प्रदेश का बालाघाट है, भंडारा महाराष्ट्र का है। देजला देवड़ा नहर जो है परियोजना है वो क्या बनी है, कुंडा नदी, क्या है, कुंदा नदी है। देजला देवड़ा नहर खरीदोन में, ये कुंडा नहीं कुंदा है, याद रखना। कुंदा लिखा था कि कुंडा, तो ये दोनों याद रखना, ठीक है। जो सातक, 60 है ये, मैंने शायद 60 पढ़ा है, देख लेना आप, चेक कर लेना। ये कहाँ पे, खरगोन पे। माही नहर कहाँ पे, माही नदी पे। ये कहाँ है, झाबुआ और धार, लाभान्वित जिले हैं इससे। नर्मदा नहर कहाँ पे, नर्मदा नदी पर बनी हुई है नर्मदा नहर। इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन, खंडवा है, खरगोन है और बड़वानी है। रायघाट से बेतवा नदी बनी हुई है, इससे शिवपुरी, गुना, दतिया और टीकमगढ़। परियोजना का नाम, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सिंचाई क्षमता। तो याद रखना पड़ेगा, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सिंचाई क्षमता कौन कौन सी है, रानी अवंती लोधी सागर, रानी अवंती भाई लोधी सागर कौन सी, 1,57,000 इसकी सिंचाई क्षमता कितनी, 1,57,000। प्रगति दिसंबर 2021 तक कितनी, 70,921 की बताई गई। इसमें प्रगति कितनी हुई, 70,921 की हुई। और रानी अवंती भाई ये जबलपुर में, इसको बरगी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, कौन से नाम से, बरगी। और ये बरगी विवर्तन अलग है, बरगी विवर्तन, ये इसको चेक करना, बरगी परिवर्तन है कि बरगी विवर्तन है, मैं इसको बता दूंगा। 2,45,000, कितनी, 2,45,000 इसकी सिंचाई क्षमता है, सॉरी 2,24,500, 24,500 और 1,518 की वृद्धि हुई है। कितनी, 1,518 की वृद्धि हुई है। मान मान कितनी, 15,000 क्षमता है और 15,000 की वृद्धि की गई है। जो गटकी हो गई, जो गटकी 9,850 है, 9,850 प्रगति की गई इसमें। इंद्र सागर कितनी, 1,23,200, 48,919 की प्रगति हुई है इसमें, इंद्र सागर में।
ओमकारेश्वर में 1,40,800, 45,082 की प्रगति हुई है। अपर वेदा 9,990 की प्रगति की गई इसमें। ये जो बनी हुई है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब नर्मदा नदी पर की सहायक नदियों के माध्यम से बनी हुई है। सब जो नर्मदा की सहायक नदी है उन पर परियोजना बनी हुई है, इसलिए इसको क्या नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सिंचाई क्षमता बताते हैं। ग्रामीण पेयजल, प्रदेश के 56 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। कितने, 56 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। याद रखना कि 56 लाख, ये मेंस में लिखने में डेटा काम आता है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखना कब का, 2024 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है। पूछा जा सकता है। बुरहानपुर देश का हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। मध्य प्रदेश में कौन सा, बुरहानपुर देश का हर घर जल प्रमाणित बने। मध्य प्रदेश का नहीं ओनली बल्कि देश का हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। इसके साथ ही निवाड़ी जिले में भी हर घर जल है। कौन सा, निवाड़ी। याद रखना, इसके जब बुरहानपुर के बाद कौन सा आएगा, निवाड़ी आएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त है। कौन सा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास परियोजना कब की गई लॉन्च, ये योजना कब की गई, लॉन्च की गई 2012 में। याद रखना, शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना चरण 1 2 3 में लागू की जाएगी। याद रखना, जो मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास परियोजना योजना है वो कब लॉन्च की गई, 2012 में की गई थी। और इसमें 3 चरणों में प्रारंभ की गई। फर्स्ट चरण, सेकंड और थर्ड में लागू की जाएगी। लक्ष्य, शहरी क्षेत्र में सड़कों का विकास, शहरी परिवहन, सौंदर्यीकरण, सामाजिक बुनियादी ढांचे, पार्क और विरासत संरक्षण। ठीक है, इसके तहत इतनी चीजें आई हैं। कौन कौन, सड़कों का विकास किया जाएगा शहरी क्षेत्र में, शहरी परिवहन की व्यवस्था की जाएगी, सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जाएगा, जो सौंदर्यीकरण में पार्क बनाया जा रहा है, वो सब चीजें आती। सामाजिक बुनियादी ढांचे आ जाएंगे, सामाजिक बुनियादी ढांचे, पार्क और विरासत संरक्षण भी आ गए। ये सब दोनों सौंदर्यीकरण में भी काउंट किए जाएंगे यहाँ भी। ठीक है, इस योजना में प्रदेश के नगरीय निकायों के भीतर आने वाले क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास और सुधार किया जाएगा। इस योजना में प्रदेश के नगरीय निकायों के भीतर आने वाले क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास और सुधार किया जाएगा। विशेषकर पर्यटन और धार्मिक महत्व के नगरों में अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य सरकार योजना की लागत का 30% अनुदान देगी। कितनी, राज्य सरकार योजना की लागत का कितना, 30% अनुदान देगी और 70% राशि निकायों को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी, राज्य सरकार योजना की लागत से, याद रखना कि लागत कितनी, 30% अनुदान देगी कौन, राज्य सरकार योजना की लागत का, और 70% राशि निकायों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अपना जो ये वाला लेक्चर अधोसंरचना का जो था वो खत्म हो चुका है। तो अपना ये टॉपिक था कौन सा, यूनिट 6 का जो अपन पढ़ रहे थे। अभी सब टॉपिक इसके अंदर 3 थे। कृषि हो गया, मध्य प्रदेश में कृषि हो गए, MSME हो गए और अधोसंरचना अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अपने 2 टॉपिक और बचे हैं MP के। एक मध्य प्रदेश का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति है, क्या स्थान रहा है, वो वाला बचा हुआ है अभी, उसको अपन देखते हैं। अगला जो लेक्चर शायद मैं उसी कर लूँ। ठीक है, आप सभी लोगों को मेरा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे बार बार यही बोलता रहूँगा कि मेरा जो चैनल है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और जो लाभ आप ले पा रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं दे पा रहा हूँ, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कि उसका जो आप लाभ ले रहे हैं वो लाभ आपके दोस्त भी या फ्रेंड भी लें। तो आप उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल, और उनको शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।